उनकी हालात बड़े बुरे दौर से एक तरीके से गुज़र रहे हैं, जिसमें से एक नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। पिछले कुछ 1 साल में अभी वहाँ हुँ, पर कुछ और विवाद भी सामने आए हैं, चाहे वो कुलपति से जुड़ा हुआ वो चिट्ठी वाला विवाद हो या अभी जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, इसमें भी फर्जीवाड़े को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। क्या कुछ चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और पिछले साल भर हो गया है वहाँ पर एक छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है। इसमें से एक लीडर है अजय यादव सम्राट जो कि हमारे साथ में हैं। हम थोड़ा समझेंगे कि ये पूरा जो धरना प्रदर्शन साल भर से चल रहा है, अभी वो किस हालत में है और क्या कुछ मिला है, क्या कुछ समझने को मिला है या जो पूरा विश्वविद्यालय जो प्रशासन है, बातचीत आप लोगों से कर रहा है, नहीं कर रहा है या छात्र संघ को लेकर जो सत्ताधारी जो दल है बीजेपी चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो, उसका जो उससे जो तरीका होता है मतलब छात्र संघ मतलब उनके खुद भी अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, लेकिन इसके बावजूद अ, जहाँ पर वो लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर जैसे हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ महीनों में साकेत महाविद्यालय में भी चीज़ें आगे बढ़ रही थीं और अचानक वहाँ पर ये बताकर छात्र संघ को मतलब चुनाव नहीं कराया गया कि अयोध्या है, थोड़ा टेंस माहौल रहता है यहाँ पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है और छात्र संघ ज़रूरी क्यों है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? इसके लिए बात करेंगे, अजय यादव सम्राट हमारे साथ हैं। अजय क्या चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? धरना प्रदर्शन और 1 साल लगभग होने वाला है जैसा कि आप बता रहे थे। क्या कुछ मिला है अभी तक? देखिए भैया सर्वप्रथम हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस लाइव के माध्यम से और हमको जो आंदोलन चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर, उसके बारे में जनता के बीच इस बात को ले जाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हुँ, और सर्वप्रथम हम आपको यह अवगत करा देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति छात्रों का अभिभावक होता है, गार्जियन होता है। हुँ, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यदि छात्रों की कोई समस्या होती है, तो वह जाके कुलपति से ही कहेगा। हुँ, और ये तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे ही अपनी बातें कहेगा। लेकिन जो अभी हाल ही में 2-3 सालों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। जैसा कि अ, इसके पूर्व में कुलपति रतनलाल हागलू जी हुआ करते थे, तो लगभग जब से वो आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या रहा कि पहले जो होता था छात्रों से संवाद वीसी महोदय करते थे, तो उससे ये होता था कि बीच का रास्ता हल होता था। लेकिन जब से हागलू जी आए, छात्रों से संवाद करना बंद कर दिए और जो वीसी ऑफिस लगभग एक सीनेट हॉल था, वहां पर वीसी ऑफिस थी और हागलू जी ने उसको दरभंगा हॉल में जो कि एकदम कोने में भी उसका ऑफिस बन गया, वो भी 2 मंजिले के ऊपर। एक प्रकार से उसको आप कैद खाना समझ सकते हैं, वहां अपनी ऑफिस शिफ्ट कर दिए ताकि है कि कोई छात्र वहां तक ना पहुंच पाए हुँ, वार्ता करने के लिए। तो हुँ, यही रहा कि छात्रों और शिक्षकों में दूरियां बनती गईं। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में छात्र संघ चुनाव हुआ और कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, उनकी कमियों द्वारा हुँ, विश्वविद्यालय में माहौल खराब हुआ। मैं हुँ, आपको बता देना चाहता हूँ, मैं राजनीति से हूँ। छात्र संघ का हर एक व्यक्ति, गलत हो या सही हो, हुँ, छात्र संघ का दायित्व बनता है कि गलत है तो उसको सही सलाह दे। अगर सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके साथ खड़े। विश्वविद्यालय में अगर कोई घटना हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीएसडब्ल्यू नियुक्त होता है हुँ, और हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट नियुक्त होता है, हुँ, बाबू होता है वहां पर। आखिर हॉस्टल की समस्याओं को लेकर उनके पास वो नोटिस रहता है कि किस हॉस्टल में कौन रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, उसकी निगरानी विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं करती है। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर अवैध लोग हॉस्टल में कैसे रहते हैं। हुँ, सबसे पहली बात, यहाँ विश्वविद्यालय में भी मठाधीश प्रोफेसर हैं,
वो हॉस्टलों में अपने लोगों को रखते हैं, संरक्षण देते हैं, और वही लोग अगर कुछ कमियां करते हैं, कुछ उग्र करते हैं, तो ये सारी गलती छात्र संघ पे थोप देते हैं। जो कि मेरा छात्र संघ कभी नहीं कहता कि आप उनसे जाइए विवाद करिए, कोचिंगों में जाइए चंदा वसूलिए, किसी गरीब को आप सताइए, छात्र संघ कभी नहीं करता। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है कि जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी निकले हुए हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर आप एक मुकदमे भी नहीं पाएंगे। जो भी मुकदमे होंगे वह राजनीतिक मुकदमे होंगे, वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मुकदमे होंगे। 18 के बाद जब छात्र संघ चुनाव हो चुका, तो 19 में जब आया, लगभग मई का महीना था, तो उस समय एक घटना घटी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हॉस्टल का मुद्दा था, उसमें कुछ छात्र गए थे, मतलब कि बिना निमंत्रण के, जो भी रहा हो उन लोगों का। तो उसमें भी एक दिक्कत ये आई कि छात्र वहां गए, खाए पिए, जो भी बोले हों, ठीक है। हम कहते हैं अगर छात्र गलती किया है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है, तो उसके प्रति आप कार्रवाई करिए, ना कि आप किसी संघ को बैन कर दें आप। अब वैसे देखें तो हर क्षेत्र में भी लगभग 75% क्रिमिनल सदन में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सदन ही बंद कर देना चाहिए। अधिवक्ता संघ का चुनाव होता है, दिन दिनारे हत्याएं कर दी जाती हैं, इसका मतलब अधिवक्ता संघ का ही चुनाव ही बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, फिर इन्होंने छात्र संघ को बैन करके छात्र परिषद गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। इन्होंने एकेडमिक रतनलाल हागलू जी उसमें कुलपति थे 2019 में। इन्होंने एकेडमिक काउंसिल की बैठक की, उसमें इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम अब छात्र संघ को बैन करके छात्र परिषद गठित करेंगे। तो एकेडमिक काउंसिल में वो गया। एकेडमिक काउंसिल के बाद वहां पर एक प्रारूप तैयार हुआ कि छात्र परिषद इन शर्तों पर चुनाव कराया जाएगा। फिर वह जो मिनट्स बने कुलपति के पास गए, कुलपति ने, उसकी जो प्रक्रिया होती है कि जब कुलपति के पास गया तो कुलपति फिर उसको मोहर लगा के एकेडमिक काउंसिल में ले जाता, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले जाता, फिर कुलपति के पास जाता, तब जाके वह छात्र परिषद पूर्ण रूप से वहां पर रहता। लेकिन रतनलाल हागलू ने यह नहीं किया। उन्होंने सीधा वहां पर उसका जो प्रारूप बना तो उसी के आधार पर छात्र परिषद चुनाव कराने की कोशिश की। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र पढ़े हैं। और आप एक चीज और देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक खूबसूरती यह है, जो वहां पर जूनियरिटी सीनियरिटी की जो परंपरा चली आई है, कि आपको यह समझना पड़ेगा कि 36,000 छात्र, और यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को एक छात्र नहीं मिले नामांकन करने को। सभी छात्रों ने 100% नकार दिया छात्र परिषद को। अब सोचिए कि हर एक प्रोफेसर के अंडर में 7-8 रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर विश्वासमंद होते हैं प्रोफेसर के। वो भी उस समय नकार दिए कि हम छात्र परिषद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समय मैं बता दूं लगभग 49 दिन में कर्मिक अनशन किया था, 9 दिन आमरण अनशन किया था, 5 बार जेल यात्रा हुई थी, 35 दिन में जेल काटा था। दीपावली हमारी जेल में ही मनाई गई थी। 2019 की घटना है। अच्छा। उसके बाद उसके बाद जनवरी का महीना आया, फिर महिला हॉस्टल को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी लगभग 1 महीना आंदोलन चला। तो उसमें रतनलाल हागलू को बर्खास्त किया गया। उसके बाद फिर कार्यवाहक कुलपति बने KS मिश्रा जी 7 दिन के लिए। फिर उसके बाद कार्यवाहक 24 घंटे के लिए बने थे, 24 नहीं 12 घंटे के लिए बने थे PK साहू जी। फिर उसके बाद कार्यवाहक कुलपति बने RR तिवारी। RR तिवारी जैसे ही आए, उन्होंने कहा कि छात्र संघ छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। जब विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है तो छात्र संघ भी होना चाहिए। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम छात्र संघ बहाल करेंगे। फिर हम लगभग 4 महीने न तो कोई ज्ञापन, न तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कि अगर ये शब्द बोल दे हम छात्र संघ बहाल करेंगे, तो ये हुआ कि भाई जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो ऐसा है नहीं कि अपने पास में मुकर जाएगा। तो हम लगभग 4 महीना वेट किए। फिर उसके बाद हमने ज्ञापन दिया कि सर देखिए अब समय आ रहा है, आप छात्र संघ बहाल कर दीजिए।
क्योंकि आप शासन बहाल करेंगे, उसके बाद क्या है कि चुनाव प्रक्रिया जो होती है कि अधिकारी नियुक्त है, तमाम प्रक्रियाएं रहती हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जो उनका रवैया था हमको समझ में आया कि शासन से ये कट रहे हैं। फिर हमने इनको ज्ञापन के माध्यम से सर आखिर क्या बात है, तो उनका कि हम शासन बहाल नहीं करते। फिर मैं 21 जुलाई से धरने पे बैठा, उसमें कोरोना काल चल रहा था, जब सभी अपने घरों में बैठे थे, अपने माँ बाप के साथ बैठे थे, उस समय मैं जाके अनशन कर रहा था। जुलाई से लगातार आंदोलन किया, लगभग जुलाई से अभी तक 3 बार हमारी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आंदोलन अनवरत चल रहा है। इसमें क्रमिक अनशन भी हुआ, पूर्णकालिक अनशन भी हुआ, कोविड को देखते हुए कुछ दिन संकेतिक अनशन भी हुआ, फिर उसी गत पे आ गया, लेकिन कंटिन्यू आंदोलन चलता रहा। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन एक बार वार्ता करने आया था, और आया भी तो वो सीधा ये पूछा कि आखिर आप लोग किस लिए धरने पे बैठे हैं। हमने कहा महोदय जी, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और आप ऐसा ये नकार करिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ये कहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं, शोषण जीवी लोग आए हुए हैं। छात्र संघ हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब आप कर्मचारियों का चुनाव करा रहे हैं, शिक्षक संघ है, तो हमारे छात्र संघ क्यों नहीं बहाल हो? मगर और फिर हम लोग छात्र संघ के लिए पैसा देते हैं आपको, प्रत्येक छात्र 10 रुपए देता है, 36,000 छात्र हैं, 50 रुपए एथलेटिक्स खेल के नाम पे दिया जाता है, 40 रुपए इंश्योरेंस के नाम दिया जाता है, 100 रुपए सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पे दिया जाता है। ऐसे बहुत सी वो हैं कि जो पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन पैसा लेता है। 2 सालों से लगभग 3 साल विश्वविद्यालय बंद है, आखिर वो पैसा गया तो कहाँ गया? अब इस मुद्दे को उठाएगा कौन? शासन ही उठाएगा। छात्रों की कोई समस्या, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब इन्होंने छात्र परिषद गठित किया था, उस समय छात्र क्लास के बाहर निकलते थे कि सर हमारी क्लासें नहीं चल रही हैं, तो उस समय छात्रों को निलंबन और निष्कासन की नोटिस थमा दी जाती थी। मैं प्रताड़ित हूँ, मुझे विश्वविद्यालय से, मैं ला का छात्र था उस समय, मुझे विश्वविद्यालय से निलंबित किया गया, हॉस्टल से निष्कासित किया गया, और साथ ही साथ हमको ये भी धमकी दी गई कि हम तुमको इंटर पास कर देंगे, डिग्री तुम्हारी वापस ले लेंगे। हमने कहा कि अगर हमारी डिग्री वापस, पहली बात तो हम कृपा पात्र से तो हम पद पाए नहीं आप लोग जैसे, आप लोग तो चाटुकारिता करके पद पे बैठे हुए हैं, और हमारे डिग्री पर अगर कोई आंच आती है तो शायद यह है कि मेरा आखिरी दिन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस दुनिया से, क्योंकि मैं जो डिग्री लिया हूँ अपनी योग्यता के हिसाब से लिया हूँ, ना कि चाटुकारिता से। एक आपकी अजय अगर लड़ाई है। अजय, एक सवाल है कि क्या मतलब आपका जो पूरा ये आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, क्या सिर्फ ये छात्र संघ के लिए है या इससे इतर भी बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हो, या और भी चीजें हैं पठन पाठन के लिए जो चीजें हो रही हो, या जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कौन से सवाल? मतलब जैसे छात्र संघ ही सवाल है कि छात्र संघ बहाल हो, चुनाव हो, लोग छात्र अपना नेता चुन लें, या और भी सवाल हैं? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। हाँ, एक्चुअली ये है कि छात्र संघ, ये नहीं कि छात्र संघ चुनाव ही हो, आखिर छात्रों की समस्याएं सुनेगा कौन? जब छात्र संघ ही नहीं रहेगा तो छात्रों की समस्याएं ले कौन जाएगा कुलपति के पास? और रही बात छात्र संघ, हमेशा छात्र संघ की निगाह हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत नीतियों पर रहती है। मैं बता रहा हूँ कि जब रतन लाल हागलू हुआ करते थे, पूरे लगभग 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 15 लाख का लाई चना चबा गए, जिन्हें प्रोफेसर हैं 15 लाख। सोचिए, शायद एक अगर हमको कोई 10 लाख दे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश को लाई चना चबवा दूं। और अपने सुरक्षा को लेकर ये जो चीफ प्रॉक्टर उस समय राम सेवक दुबे जी थे, ये उनका प्रोटोकॉल था कि एसएसपी से भी ज्यादा फोर्स लेके चलते थे। आखिर उसका खर्चा कहाँ से आता था? और छात्रों पर मुकदमे होते थे, विश्वविद्यालय प्रशासन इलाहाबाद के टॉप 10 वकीलों को खड़ा करता था
मुकदमा हम्म, देखने के लिए। हम्म, तो वो पैसा कहाँ से आता था? सरकार का ही पैसा था जो ये व्यर्थ करते थे, घर हम्म, से थोड़ी देते थे। हम्म, और मैं बता दूं कि छाछांग का सबसे बड़ा इनका ये रतनलाल हागलू के भी दिमाग में यही था कि जब हम्म, छाछांग को बैन कर देंगे, क्योंकि होनी है यहाँ पर वैकेंसी बहुत व्यापक रूप से, लगभग हम्म, 250-300 प्रोफेसरों की वैकेंसी होनी है, हम्म, कर्मचारियों की लगभग 700-800 वैकेंसियां होनी है। और हम्म, जैसा कि आप देखे थे कि ये जो संविदा सफाई कर्मी वाली वैकेंसी हो रही थी, हम्म, मैं धरने पे बैठा था, हम्म, और वहीं सफाई कर्मी का एक आवेदक करता मेरे पास आया, कहा कि सर, हम्म, वहाँ पहली बात तो ये बताया जा रहा है कि इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन हम्म, कोविड की धज्जियां उड़ाई गई हैं वहां हम्म, पर। ना तो मास्क की व्यवस्था है, ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, और हम्म, ना तो वहां पर कुछ व्यवस्था है। तो हम अनशन स्थल से उठ के वहां पे गए। जब हाँ, वहां मैं गया तो देखा वास्तव में, तो मैंने पहले मीडिया वालों को भी बुलाया, और मीडिया वाले हम्म, बाखूबी तरीके से हमने कहा कि आप अंदर जाइए, लेकिन वो लोग जाने नहीं दिए। हम्म, एक्चुअली मैं छात्र नेता के हैसियत से पहले मैं प्रेम से कहा कि नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। जब हमको हम्म, नहीं जाने दी तो मैं जबरदस्ती गया। जब हम्म, मैं अंदर गया तो हम्म, वहां क्या खेला चल रहा था कि मात्र ये बताया जाता कि इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू वहां नहीं चल रहा था। वहां हम्म, मात्र फॉर्म सबमिट किए जा रहे थे, और हम्म, वहां पर कुलपति का ओएसडी बैठा हुआ था जो कि अपने लोगों को चिन्हित करवा रहा था कि हम्म, किनका किनका होना है। फिर हम्म, जब वहां मैं गया तो उससे हमारी लगभग खूब नोक-झोंक भी हुई। फिर मैं वहां पर फोर्स बोला कि हमको नीचे कर दिए, तो हम चले आए। फिर जब बाहर आए तो पता चला, उन्हीं लोग के एक विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि कहीं पैसे का लेन देन हो रहा है। फिर मैं हम्म, वह ढूंढते ढूंढते उस जगह पे गया। हम्म, जब उस जगह पे मैं गया, वीडियो साथ साथ आप देखे हैं हम्म, कि वह एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कह रहा है कि 20 लाख रुपए सफाई माली का, और जो हम्म, इलेक्ट्रीशियन पद है 40,000 रुपए लगेगा, हम्म, हम्म, और 2 करोड़ रुपए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया हूँ, जो कि कुलपति कुल सचिव का नाम लिया हुआ है। हम्म, तो कहीं ना कहीं आखिर उसमें सच्चाई ना होती तो वो ऐसे इस इतने फुल कॉन्फिडेंस में कहता कैसे? और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस एजेंसी को टेंडर दिया, उसमें 3 खामियां थी कि लगभग 25 लोग, जब टेंडर डाला गया था, टेंडर में 25 लोगों का नाम था, 25 लोगों में 7 लोगों का सिलेक्ट किया गया, 7 एजेंसियों का। 7 एजेंसियों में सबसे नीचे सन फैसिलिटी थी, और सन फैसिलिटी का ये क्या था कि जो उसका लाइसेंस था, लाइसेंस अवधि थी 2020 में ही खत्म हो गई थी, और उसने क्या काम किया, 20 की जगह उसको खरोच के 2000 कर दिया। दूसरी गलती है कि जब टेंडर डाला गया था तो उसमें क्या हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये घोषणा हुई थी कि इस डेट पे टेंडर आवंटित होगा कि किसके नाम खुला है, किसके नाम बिड खुली है, लेकिन आज तक वो बिड खुली ही नहीं। तो आखिर सन कैसे अलॉट कर दिया गया? और तीसरी तीसरी बात ये कि आप किसी भी एजेंसी को दें हाँ, तो कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन उस सन सोसाइटी का शैक्षणिक संस्थान में कोई अनुभव ही नहीं था, वो सिर्फ मेडिकल लाइन में काम किया था। आखिर उसको टेंडर कैसे मिल गया? ये सबसे बड़ी बात। हमने अभी इसका पर्दाफाश किया। हाँ, वो तो काफ़ी चीज़ें मतलब आई थी सामने और हमने उस पे बात भी की थी। अ, अभी विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, जैसे लॉकडाउन है, 2 साल से हम देख रहे हैं इस पैंडेमिक में। जो छात्र हम्म, हैं और इलाहाबाद में तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फ़ोन भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे हो रही होगी? दूर-दराज़ से गाँव से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। कैसा चल रहा हम्म। है? पढ़ाई-लिखाई का क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस का क्या चल रहा है? कुछ ऐसा है मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से उन उन छात्रों जो गरीब हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कुछ है मतलब हो रहा है अभी उधर? देखिए, ऑनलाइन के पढ़ाई के नाम पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। हुँ, ऑनलाइन पढ़ाई आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को 1.5 GB डाटा मिलता है, वो कितनी क्लासेस कर लेगा, कितने घंटे ऑनलाइन रहेगा। हुँ, हुँ, सबसे पहली बात, हुँ, मात्र बहुत रहेगा 1 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। उसके हुँ, बाद दिन में 6 6 7 7 क्लासेस चलाई जाती हैं। हुँ, आखिर वो छात्र पढ़ाई कैसे करेगा? हुँ, और हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। हुँ, मान चलिए, मैं मानता हूँ कि 60% लड़कों के पास है, पर लड़कियों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है।
वो भी गांव में जो लड़कियां हैं लड़के हैं उनके पास तो कतई नहीं है, और हाईवे तो नेटवर्क की इतनी समस्या है कि आखिर वो पढ़ाई करे तो कैसे करे। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मात्र जितने भी प्रोफेसर हैं मात्र उनको अपनी सैलरी से मतलब है, ना कि छात्रों के भविष्य से। तो वो तो यही चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बंद रहे, घर बैठे, सिर्फ ये है कि जैसे पीडीएफ भेजा जाता है, पीडीएफ भेज के आराम से अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करें। राजनीतिक दलों की तरफ से कोई बड़ा नेता अभी तक आपके धरने में कोई शरीक हुआ है, या जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी 8-9 महीने बाद चुनाव है, कुछ रिस्पांस मिलता है राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के भविष्य, और लगभग 35वें दिन ही उनका वीडियो कॉल आया हमारे पास और धरने को समर्थन दिए। उसके बाद लगातार समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंहदेव धरने पर आए। लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामकरण निर्मल जी धरने पर आए, और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप जी धरने पर आए समर्थन देने, और विधान परिषद सदस्य श्री वासुदेव यादव जी आए, विधान परिषद सदस्य राम वृक्ष यादव जी धरने पर आए, और आज तो आप स्वयं जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद तेज तर्राक, जो हमेशा सदन में निर्भीक होकर गंभीरता से प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं, श्री माननीय श्री संजय जी आज धरने पर आए, समर्थन दिए। कहीं न कहीं यह प्रदेश में एक भूचाल जैसा माहौल देखने को मिल रहा है कि अनशन पे गए, और कहीं न कहीं ये आंदोलन अब यही विश्वविद्यालय तक ही नहीं सीमित है, बल्कि प्रदेश व्यापी आंदोलन बन रहा है। और साथ ही साथ 365 दिन पूरे होने को हैं, और 365वें दिन लगभग जो करना है रणनीति अभी से बनाई जा रही है। 365वें दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पूर्व पदाधिकारी हैं 1963 के अभी छात्र संघ अध्यक्ष जीवित हैं, श्री श्याम किश पांडे जी, 1967 के अध्यक्ष श्री विनोद चंद दुबे जी, 1968 के अध्यक्ष के राय जी, 1964 के छात्र संघ अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी, सभी लोग हैं। वो लोग धरने पर आएंगे, 2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद उस दिन से आंदोलन दिन प्रतिदिन व्यापक होता चला जाएगा। तो ये 365वां दिन कब आ रहा है, कब है? 21 जुलाई को। 21 जुलाई को 365 दिन, मतलब 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पूरा हो जाएगा आंदोलन। तो इसके बाद ये जो मीटिंग होने वाली है, पूर्व छात्र संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके बाद कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा, या इस अभियान को, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज में छात्र संघ बहाली को लेकर आंदोलन मतलब हो रहा है, कहीं बड़े स्तर पर, कहीं छोटे स्तर पर। तो और जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, और जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से भी कुछ समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? वहां के छात्र आ रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रहा होगा एक दूसरे से, जो हालात हैं। एक्चुअली है कि जो सबसे पहले रणनीति में ये बनाया था कि 365वें दिन शायद भारत में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और जहां जहां छात्र चुनाव हो रहे हैं, हम सभी से संपर्क कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व पदाधिकारी हैं, जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, छात्र संघ को लेकर, ना कि किसी पार्टी को लेकर, क्योंकि छात्र संघ किसी पार्टी का नहीं है। और छात्र संघ की जहां बात है, वहां तो पार्टी को पीछे करके छात्र संघ के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पहचान है छात्र संघ से, ना कि पार्टी से। हम सभी को यह समझाते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, जो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही हैं, और भ्रष्टाचार के मामले तो सामने आ ही रहे हैं, क्या उसमें रिजर्वेशन को भी मतलब अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, अभी तक मैं बता दूं, अगर ये आंदोलन न चलता, अभी तक मैं क्रांति की अलख न जगाया होता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, शायद है कि जो हमारा गौरवशाली छात्र संघ है, अभी तक कोई कार्यालय खुल गया होता। और साथ ही साथ यहाँ नियुक्तियां छोड़िए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये जान लीजिए कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर देते हैं।
हाँ, क्या सच में परिषद को ऐसा है? बेच देते। ऐसा सच सच में? में ऐसा है, ऐसा सच में है। क्योंकि हाँ। विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ, हम्म। विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ कि बिल्डिंगें बन रही हैं, हम्म। उसमें अगर हम कह रहे हैं कि 60% तो कमीशन में चला गया, हम्म। विश्वविद्यालय प्रशासन का और एक के हम्म। कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं, हम्म। जितने भी हैं गार्ड हम्म। हैं उनके वेतन रुके हुए हैं। हम्म। लेकिन यह जो बिल्डिंगें बन रही हैं इसका हम्म। पैसा पास हो जा रहा है, पर जो वहाँ कर्मचारी हैं उनका पैसा नहीं पास हो रहा है। तो ये अभी हालात हैं विश्वविद्यालय। अभी हम बात कर रहे थे अजय यादव सम्राट से, और जाते जाते एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। काफी पुरानी बात है, और उस समय एक लड़का जो है नया नया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया था, और लगातार वो आंदोलनों में जो क्योंकि उस समय जो सोशलिस्ट जो मूवमेंट चल रहे थे उसका असर जो है इलाहाबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया था। किसी प्रोटेस्ट में वो लड़का शामिल था, और पुलिस ने उसको इतना मारा था कि उसका पूरा कपड़ा जो है खून से लथपथ था। इसके बाद उस कपड़े को विधानसभा में लहराया गया था। और यही जो लड़का है बाद में डॉक्टर लोहिया का निजी सचिव बना था, जिसको छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं, और नाम है उनका जनेश्वर मिश्र। तो ऐसा लोग बताते हैं उसका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पूरा इतिहास है, उसकी जो बुनियाद है वो उस लड़ाई सोशलिज्म और जो डेमोक्रेसी की जो लड़ाई है, छात्रों के हित की जो लड़ाई है। यही कारण है कि अभी जो सत्ताधारी दल है थोड़ा बहुत प्रभावित तो किया ही है, लेकिन उस पैमाने पर प्रभावित नहीं कर पा रहा है जो और यूनिवर्सिटीज में वो कर देता है। आप देख रहे थे अवध खबर, मेरे साथ अजय यादव सम्राट हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजय।